नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक भारतीय संस्कृति और विरासत। आज बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अध्याय संख्या 6 जिसका कि नाम है भारतीय शिक्षा। देखो पिछले जो चैप्टर था यानी चैप्टर 5 की अप्रोच कहाँ तक थी, धर्म और भाषा को हमने ले लिया था, जहाँ पे हमने ये देखने की कोशिश की थी कि साहित्य कैसे रचा गया, वो सारी चीजें वहां देख ली थी। अब हम उसी को आधार बना करके भारतीय परिदृश्य में, केवल भारतीय परिदृश्य को देखेंगे, भारतीय परिदृश्य में जो शिक्षा है वो कैसी थी, कैसे जो आधुनिक शिक्षा है उसका विकास हुआ, प्राचीन समय में शिक्षा कैसी थी, वैदिक काल में शिक्षा का क्या स्वरूप था, इस शिक्षा को विकसित करने के लिए या जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसको विकसित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए और क्या क्या कानूनी प्रावधान हमें देखने को मिलेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हम चर्चाएं करेंगे। तो ये सारे बिंदुओं को हम छुएंगे हमारे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं भाग संख्या 1, जिसमें हम ये देखेंगे कि प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था। देखिए अगर प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना क्या कह रही है। देखो प्राचीन काल से ही शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का अगर सर्वांगीण विकास करना है तो वो किसके द्वारा संभव हो पाता है भाई, वो हमारी शिक्षा के द्वारा संभव हो पाता है। मनुष्य सभ्य एवं सुसंस्कृत किससे बनता है, शिक्षा से ही बनता है। भाई देखो जब आदि मानव था उसको कुछ पता नहीं था, धीरे धीरे वो संस्कृत हुआ, मतलब वो शिक्षा शिक्षित हुआ तो उसको हर चीज समझ में आने लगी कि भाई मुझे पहिए का आविष्कार कैसे करना है, मुझे क्या करना है क्या करना है। कहने का मतलब शिक्षा क्या मानते हो तुम, शिक्षा शब्द से मतलब क्या है, शिक्षा शब्द से मतलब क्या है कि भाई हमने किताबें पढ़ी वो शिक्षा है, नहीं। पूर्व वैदिक काल, जब वैदिक काल की हम बात करेंगे तो वहां तो हम देखेंगे कि मौखिक ज्ञान होता था, उपदेश होते थे। तो कहने का तात्पर्य ये होगा कि जो मनुष्य को सभ्य और संस्कृत बनाती है वही क्या कहलाती है, वही शिक्षा कहलाती है। देखो पिछली पीढ़ियों से विरासत में मिलने वाले सार्थक अनुभव और उपलब्धियों का सार संस्कृति में निहित होता है। इन अनुभवों और उपलब्धियों को आगे बढ़ाने की व्यवस्थित प्रक्रिया शिक्षा के अंतर्गत आती है। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना है और वो किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है, वो हमारी शिक्षा के माध्यम से होता है। अब देखो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ भी मान लो या इसे कहें वन लाइनर अर्थ क्या कह रहा है, सीखने के अनुभव का नाम ही शिक्षा है। याद रह जाएगी ये बात। तो यहां से प्रश्न केवल एक ही है काम का कि भाई सीखने के जो अनुभव है उसे किस नाम से जाना जाता है, ये शिक्षा से आप शाब्दिक रूप से क्या समझते हैं उसका मतलब बताना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है सीधा सीधा लिखना है, सीखने के अनुभव को ही शिक्षा कहा जाता है। हो गया। चलिए अब देखो हम भारतीय शिक्षा की बात कर चुके हैं, अब हम ये देख लेते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय परिदृश्य की बात करें तो प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था। तो प्राचीन काल की स्टार्टिंग कहां से मान लेंगे हम हमारे वैदिक काल से करेंगे। अच्छा इससे पहले की बात हम क्यों नहीं कर रहे, समझ गए होंगे ना, क्योंकि हमने इतने सारे साहित्य में भी देख लिया, हमने जब संस्कृति की बात करी थी तो भी इस क्वेश्चंस का आंसर मिल गया था। तो देखिए वैदिक युग से हम शुरू कर रहे हैं तो ऋग वैदिक काल में वैदिक साहित्य का अध्ययन ही शिक्षा का मुख्य पाठ्यक्रम था। कहने का तात्पर्य यह है कि वैदिक काल में केवल और केवल वेदों का अध्ययन किया जाता था। ये बात अलग है, वैदिक काल को दो पोर्शन देखेंगे हम, उत्तर वैदिक काल करेंगे और वैदिक काल देखेंगे, तो वो चीजें अलग हैं। बस मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि वैदिक साहित्य का जो अध्ययन है वो ही इस समय का मुख्य सिलेबस था, पाठ्यक्रम था। ऋग्वेद से प्राकृतिक शक्तियों के विषय में विपुल जानकारी प्राप्त होती है और हमें पता भी है भाई मातृशक्ति की बात करें, प्रकृति की बात करें, योगेश्वर शिव की बात करें, ये सारी चीजें हमें वहीं से तो मिल रही है ऋग्वैदिक सभ्यता से। अगर वैदिक साहित्य का अध्ययन लगभग 10 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता था उस समय, जिससे मंत्रों के शुद्ध उच्चारण पर बल दिया जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय जो शिक्षा का रूप था, पाठ्यक्रम था, वो क्या था, वो केवल और केवल हमारा वैदिक साहित्य रहा। वैदिक युग की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैदिक साहित्य के अध्ययन को सरल बनाने के लिए ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग, उपनिषद आदि लिखे गए और ये सारे के सारे पॉइंट साहित्य वाले पोर्शन में हमने देख लिए थे कि ब्राह्मण क्या है, आरण्यक क्या होते हैं, वेदांग कौन कौन से 6 हैं और उपनिषद है क्या चीज। तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी और ये क्यों बनाए गए थे, वेदों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए कि भाई और भी उनका संक्षिप्त रूप देखा जाए, उनका स्पष्ट रूप देखा जाए, वेदों को समझने के लिए इनकी रचनाएं की गई थी। बच्चों आगे देखिए, वैदिक काल में विभिन्न व्यवसायों और शिल्पों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्राचीन काल में शिक्षा कहाँ ली जाएगी भाई, आश्रमों और गुरुकुलों में। अब गुरुकुल में होता क्या था, विद्यार्थी अपने घर से दूर गुरु के समीप रहता था, वहीं पर ही वो आश्रम के कार्य भी करता था, गुरु के द्वारा दिए गए जो ज्ञान था उसे ग्रहण भी करता था
और यहाँ पर अगर हम ये कह रहे हैं कि जो गुरु था वो किसके समान माना गया, उस समय देवता के समान माना जाता था। और गुरु और शिष्य के मध्य जो संबंध होते थे उस समय बच्चों, वो कैसे होंगे, बहुत मधुर होते थे, परिवार की तरह वो लोग रहते थे। गुरुकुल में अध्ययन की शुरुआत एक धार्मिक अनुष्ठान से होती थी जिसे उपनयन संस्कार कहा जाता है। 16 संस्कार में भी देखा था उपनयन, है ना। तो उपनयन संस्कार क्या था भाई, कि गुरुकुल में जब अध्ययन आरंभ कर रहा था बालक, तो उस समय धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था, उसे जनेऊ वगैरह धारण करवाई जाती थी, जिसे उपनयन संस्कार का नाम दिया गया। क्लियर। चलिए इसके बाद में देखो, शिक्षा कैसे दी जा रही थी, मौखिक रूप से दी जाती थी। शिक्षार्थी को वेदों और अन्य धर्म ग्रंथों से मंत्रों को कंठस्थ करना होता था। बाद में विभिन्न विषयों जैसे व्याकरण की बात करें, खगोल की बात करें, ज्योतिष की बात करें, दर्शन की बात करें, तर्कशास्त्र की बात करें, ये सारे भी उन्हें पढ़ाए जाने लग गए थे। प्राचीन भारत में शिक्षा प्रदान करना एक पुनीत कर्तव्य समझा जाता था और शिष्य इसके लिए क्या करता था, फिर गुरु को दक्षिणा भेंट करता था। और गुरु दक्षिणा को लेकर के तो तुम्हें एकलव्य जैसी कहानियों के बारे में पता ही होगा। क्लियर। तो देखो, अगर वैदिक की बात कर रहे हैं, वैदिक युग की बात कर रहे हैं, तो मेनली जो हमारे काम की चीज है, वेदों का अध्ययन होता था, वही उसका सिलेबस था। दूसरी चीज, मंत्रों को कंठस्थ करोगे, गुरु के पास आश्रम में रहोगे, उपनयन संस्कार यहीं से रिलेट कर रहे हैं, मौखिक रूप से शिक्षा दी जा रही है। वेदों के साथ साथ अन्य धर्म ग्रंथ भी पढ़ाए जाते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि व्याकरण, खगोल, ज्योतिष, तर्कशास्त्र जैसे विषय, दर्शन जैसे विषय भी पढ़ाने लग गए थे और गुरु को दक्षिणा भी दी जाती थी। वैदिक युग का क्लियर हो गया। चलिए देखिए, इसके बाद में अगर मौर्य काल की तुम बात करो तो मौर्यकालीन शिक्षा की पद्धति कैसी चल रही थी। देखिए, मौर्य और उत्तर मौर्य काल में भारतीय समाज विभिन्न परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था। और जब हमने इतिहास वाला चैप्टर हमारा देखा था, चैप्टर नंबर 2, तो वहां पे हमने ये समझ बना ली थी कि कैसे मौर्य युगीन जो काल था वो कैसे डेवलप कर रहा था, क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे थे। उसके बाद में अगर गुप्त काल की बात कर रहे थे, गुप्तोत्तर काल की बात कर रहे थे, तो वहां पे काफी सारे परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे थे। व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा था, शहरीकरण होना प्रारंभ हो गया था। तो व्यापार के लिए क्या होना था, व्यक्ति को शिक्षित होना आवश्यक था। तो परिणाम स्वरूप व्यापारियों के संघ शिक्षा प्रदान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लग गए थे। अब ये शिक्षा कैसी होगी ये भी देख लेते हैं। ये संघ तकनीकी शिक्षा के केंद्र बन गए और खनन, धातु विज्ञान, बढ़ईगिरी, कपड़ा बुनने, रंगाई करने की विद्या प्रदान करते थे। तो इस हिसाब से हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर मौर्यकालीन और उसके बाद की तुम बात कर रहे हो ना, तो व्यापारीकरण था, शहरीकरण होने लग गया था, व्यापारियों के जो संघ थे वही शिक्षा प्रदान कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, पूरी की पूरी जो टेक्निकल एजुकेशन यहाँ हमें देखने को मिल जाएगी। और उसमें भी जो मेनली है, जैसे खनन, धातु विज्ञान, बढ़ईगिरी की बात कर लो, कपड़ा बुनने की, रंगाई उद्योग वाली बात कर लो, तो ये सारी चीजों की शिक्षाएं हमें वहां से प्राप्त हो रही थी। अब शहरीकरण बढ़ रहा है तो क्या होगा, वास्तुकला की शिक्षा भी होगी। तो यहां पे हम एक लाइन मेंशन कर सकते हैं कि शहरीकरण के कारण वास्तुकला की नई शैलियों का भी विकास हो रहा था। व्यापार जलमार्ग से होता था। अब भाई जलमार्ग से तुम यात्रा कर रहे हो तो तुम्हें यह तो पता होना चाहिए ना नक्षत्रों की स्थिति। क्यों, वो जो कंपास वगैरह था नहीं, तो क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे, वो हम खगोल विज्ञान के अध्ययन के द्वारा पता कर सकते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि उस समय खगोल विज्ञान का अध्ययन भी किया जा रहा था, जल मार्ग से व्यापार होने के कारण। हो गया इतना सब कुछ। देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र की तुम बात करो तो आयुर्वेद के रूप में वो व्यवस्था व्यवस्थित हो रही थी। औषधि के लिए चरक और शल्य क्रिया के लिए सुश्रुत प्रसिद्ध थे। चरक ने चिकित्सा विज्ञान का चरक संहिता लिखा था। ये सब चीजें तो हम पहले भी देख चुके, जब हमने लिटरेचर देखा था, भाषा और साहित्य देखा था, तो वहां पे ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट निकल करके आ गया था। बच्चों, अगर इस पूरी बुक को तुम रिलेट करके पढ़ोगे, पहले चैप्टर से तुम उठा करके अब तक के चैप्टरों को देखोगे, तो वही चीज दोहरा रही है। बात यह है कि किसी चैप्टर में हम उस समय के धर्म भाषा को देखेंगे, किसी चैप्टर में हम उस समय की जो स्थिति है वो देखेंगे, किसी समय चैप्टर में हम उस समय की शिक्षा को देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपस में रिलेशन बना रही है। चाणक्य, जिसको कि कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, अर्थशास्त्र पुस्तक लिख दी थी, जिसको कि हम कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है वो भी। ठीक। आश्रमों में शिक्षार्थी वेदों के साथ साथ तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान का अध्ययन भी करते थे। उस समय की शिक्षा जीवन कौशल विषयक होती थी, मतलब मेनली नैतिक शिक्षा दी जाती थी, जीवन जीने के तरीके सिखाए जाते थे, वृत्ति अभिवृत्तियों पर वो आधारित होती थी। पाठ्यक्रम में धनुर्वेद,
नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, चित्रकला और लेखन आदि विषय सम्मिलित होते थे। तो इस प्रकार से हम ये समझ पा रहे हैं कि युग की डिमांड के अनुसार, जैसे वैदिक सभ्यता की बात करी तो वैदिक युग में क्या था भाई, पाठ्यक्रम ऋग्वेद पे आधारित था, वैदिक सभ्यता पर पूरा का पूरा आधारित था, तो मंत्र उच्चारण वगैरह वगैरह वो सब चीजें चलेंगी। और अगर मौर्य काल और उसके बाद की तुम बात कर रहे हो तो यहाँ पे जीवन कौशल विषयक जो शिक्षा थी वो हमें देखने को मिल जाएगी। क्लियर हो गया इतना सब कुछ। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं गुप्त काल की। देखो गुप्त काल में अगर शिक्षा की तुम बात करने जा रहे हो तो गुप्त काल में वैदिक शिक्षा के अतिरिक्त जैन और बौद्ध मत की शिक्षा का भी महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। क्यों रहेगा? डेवलपमेंट हो गया था, जैन और बौद्ध धर्म का प्रचार होने लग गया था। तो हम ये कहेंगे कि गुप्त काल के अगर तुम बात करोगे तो वैदिक शिक्षा के अतिरिक्त क्या क्या देखने को मिलेगा? जैन और बौद्ध मत की शिक्षा। प्रारंभिक रूप से पढ़ाई मौखिक ही होती थी, बाद में धीरे धीरे जो शिक्षार्थी थे वो पुस्तकें भी पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे। स्वाध्याय के लिए पुस्तकालय भी होते थे। बौद्ध मठों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशों से जो शिक्षार्थी थे वो आते थे। एग्जाम्पल्स भी हम काफी सारे देख सकते हैं। चीनी यात्री फायान की बात करें तो पाटलिपुत्र वाला एग्जाम्पल याद रख लेंगे तुम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखिए इन मठों की अगर देखभाल की बात करो, और ये पूछा भी गया है, पिछली बार था ये प्रश्न सीधा सीधा वन लाइनर में, कि जो ये मठ थे, बौद्ध मठ थे या शिक्षा के केंद्र मठ थे, इनकी देखभाल का कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा या फिर धनिक वर्ग के द्वारा किया जाता था। चीनी यात्री फायान ने पाटलिपुत्र में कई वर्षों तक अध्ययन किया। पाटलिपुत्र के अतिरिक्त जो शिक्षा के अन्य केंद्र थे उनके नाम भी तुम मेंशन कर सकते हो, लाइक वाराणसी की बात कर सकते हो, मथुरा की बात कर सकते हो, उज्जैन, नासिक, इन सब के बारे में हम मेंशन कर सकते हैं। बच्चों इसके साथ साथ देखिए नालंदा विश्वविद्यालय एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था शिक्षा के क्षेत्र में। तो यहां से काम की बातें दो तीन है। चीनी यात्री पाटलिपुत्र में रहा, फायान की बात कर लेंगे, और धनिक वर्ग और राज्य के जो अधिकारी वर्ग थे उनके द्वारा इन मठों की जो सुरक्षा या देखभाल का कार्य किया जाता था। और पाटलिपुत्र के अतिरिक्त जो शिक्षा के केंद्र थे लाइक वाराणसी, मथुरा, उज्जैन, नासिक और नालंदा विश्वविद्यालय, इन सब की बातें हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए यहाँ अगर नालंदा विश्वविद्यालय की तुम बात कर रहे हो तो यहाँ वेदांत, दर्शन, पुराण, रामायण, महाभारत, व्याकरण, तर्कशास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र आदि विषय पढ़ाए जाते थे। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि धीरे धीरे जो व्यापारी वर्ग की मौर्यकालीन शिक्षा थी वो धीरे धीरे अब रुझान वापस वेदों की ओर ले रही है, पुराणों की ओर ले रही है, दर्शन शास्त्र की ओर ले रही है। और साथ ही साथ देखिए शिक्षा को सरल बनाने के लिए प्राकृत और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग भी किया जाता था। अब देखो यहां पे अगर प्राकृत भाषा की बात कर रहे हो, तुम क्षेत्रीय भाषाओं की बात कर रहे हो, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई? जैन और बौद्ध मत के प्रभाव के कारण कुछ ऐसा देखने को हमें मिल जाएगा। और जैन और बौद्ध पुस्तकालयों में उपलब्ध किताबें किस पर लिखी जाती थी? ताड़ के पत्रों पर लिखी जाती थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, फिर भी तुम्हें नॉलेज के लिए बता दिया। क्लियर हो गया? तो देखिए यहां से जो काम की चीज है वो एक ही लाइन है ये वाली, कि भाई कौन सी भाषाओं का प्रयोग हो रहा था? प्राकृत और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा था शिक्षा के लिए। क्लियर? चलिए अगर परवर्ती गुप्त काल की बात करें, परवर्ती गुप्त काल में देखिए कैसे थे कुछ रुझान। हर्ष के काल की बात करेंगे यहाँ पे हम, तो हर्ष के काल में कला और शिक्षा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय वृद्धि हमें देखने को मिलती है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। उच्च शिक्षा के केंद्र तब तक्षशिला, उज्जैन, गया और नालंदा के विश्वविद्यालय माने गए। हेनसांग ने कई वर्षों तक बौद्ध जो धर्म ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया था। कहाँ रह करके भाई? नालंदा में रह करके। शीलभद्र का नाम भी तुम यहाँ मेंशन कर सकते हो। याद रखना शीलभद्र के बारे में, तत्कालीन वो समय कुलाधिपति थे। और 7वीं और 8वीं शताब्दी की तुम बात कर रहे हो तो मंदिरों को शिक्षा केंद्रों के रूप में मान लिया गया था, वहीं पर शिक्षा केंद्रों का उदय हो रहा था। तो अगर देखो परवर्ती गुप्त काल की तुम बात करोगे, हर्ष के काल को तुम इंपॉर्टेंट रखोगे। क्यों रखोगे? क्योंकि उसके समय में हम ये देखने को मिलता है हेनसांग आ रहा है, बौद्ध धर्म ग्रंथों को नालंदा में रह करके सीख रहे हैं। तक्षशिला, उज्जैन, गया और नालंदा के विश्वविद्यालय केंद्र बन चुके हैं, और शीलभद्र उस समय वहां पर कुलपति रहे थे। क्लियर? तो ये सारी बात थी हमारी परवर्ती गुप्त काल की। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं इस शिक्षा का पूरा उद्देश्य क्या था। देखो शिक्षा की बात जब हमने पहले करी थी, प्रस्तावना में करी थी, तो वहां हमें ये समझ में आ गया था जो जीवन को सभ्य और सुसंस्कृत बनाएगी वही शिक्षा कहलाएगी। तो शिक्षा का उद्देश्य जाहिर सी बात है ऐसा ही कुछ होना चाहिए कि मानव जीवन का सर्वांगीण विकास करेंगे। तो चलिए देखिए हमारी अप्रोच जा रही है कि वहां तक। देखिए प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ शिक्षा से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना। कहने का मतलब है कि उसका सर्वांगीण विकास कर देना है।
चरित्र व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण होता है। शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना था। उसे नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों की जानकारी प्रदान कर एक सुयोग्य नागरिक बनाना ही ये शिक्षा का मेन लक्ष्य था। शिक्षा के द्वारा हमारी संस्कृति जीवित रह सकती है। भाई संस्कृति का, शिक्षा का मतलब क्या देखा था कि एक संस्कृति या संजोई गई जो बातें हैं, जो ज्ञान है, उसे पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का माध्यम बनती है शिक्षा। तो जाहिर सी बात है, इससे हमारी संस्कृति कैसी रहेगी? जीवंत रहेगी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारी संस्कृति का ज्ञान प्रसारित होगा। क्लियर हो गया? चलिए देख लेते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट विषय है वो क्या कह रहे हैं। देखिए, पूर्व वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वैदिक साहित्य का अध्ययन करना। उत्तर वैदिक काल में वैज्ञानिक औषधीय प्रणाली विकसित हुई थी। तक्षशिला और वाराणसी जैसे अध्ययन केंद्रों में चिकित्सा और औषधि विज्ञान एक विषय के रूप में प्रारंभ हो चुका था। उस समय की बात कर रहे हैं। औषधियों से संबंधित चरक संहिता एवं शल्य क्रिया से संबंधित सुश्रुत संहिता ग्रंथों का विशेष महत्व है। व्यापार और वाणिज्य में गणित का प्रयोग बहुत होता था, इसी कारण गणित में भी लोगों की रुचि थी। तो इस प्रकार से उस समय जो विषय देखे जाते थे, जो टॉपिक्स लिए जाते थे, वो यही थे। चाहे हमने औषधि विज्ञान की बात की, शल्य चिकित्सा की बात की, गणित की बात कर ली, है ना। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट उस समय इंपॉर्टेंस रखते थे। क्लियर हो गया इतना सब कुछ। इसके साथ साथ देखिए, शिक्षा केंद्रों पर अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित, खगोल विज्ञान, ज्योतिष से संबंधित विषयों का भी अध्ययन करवाया जाता था। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय लिखा, जिसका कि गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। और ये हमारे पाठगत प्रश्नों में भी हमें देखने को मिलेगा कि आर्यभट्ट ने जो आर्यभट्टीय लिखा था वो किस सब्जेक्ट को रिलेट करता है, किस विषय पर है, वो गणित विषय पर लिखा गया है। क्लियर हो गया इतना सब कुछ। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टॉपिक जो है हमारा भाषा। देखो बच्चों, अगर भाषा की तुम बात कर रहे हो ना, तो समाज का एक जो महत्वपूर्ण वर्ग था, तत्कालीन समाज का एक महत्वपूर्ण वर्ग था भारत में, वो कौन सी भाषा का उपयोग कर रहा था उस समय? संस्कृत का। तो हम पहली लाइन यही मेंशन कर सकते हैं कि समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग द्वारा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। बुद्ध मत, जब बौद्ध मत की तुम बात करोगे, उसका उदय हो रहा है, तो शिक्षा एवं साहित्य उस समय स्थानीय भाषा में लिखा जाने लग गया था या बताया जाने लग गया था। तो जाहिर सी बात है, बौद्ध मत के उदय के साथ साथ ही शिक्षा एवं साहित्य में स्थानीय भाषा का प्रयोग शुरू हो गया था। हर्ष के समय भी हम ये देख पा रहे थे, उससे पहले मौर्य के समय भी हम ये चीजें देख पा रहे थे। साथ ही साथ देखिए, अशोक ने जो अपने शिलालेख लिखवाए थे, उसमें भी उसने क्या किया था? स्थानीय भाषा का प्रयोग किया था, ताकि उसका मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो उसे आसानी से समझ सके। क्लियर हो गया? चलिए देखिए, ज्यादातर बौद्ध एवं जैन रचनाएं पाली और प्राकृत जैसी स्थानीय भाषाओं में रची गई। कुछ साहित्य संस्कृत में भी लिखा गया। अगर द्रविड़ लैंग्वेज की तुम बात करोगे, दक्षिण भारत की तुम तरफ चले जाओगे, तो कौन कौन सी लैंग्वेज होंगी? चार ही लैंग्वेज इंपॉर्टेंट काम करेंगी वहां पे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तो इन चारों द्रविड़ लैंग्वेज की बात भी हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाओं का भी विकास हो रहा था। तो शिक्षा को रिलेट करके ये सारी लैंग्वेजेस थी जिनका उपयोग उस समय किया जा रहा था। इंपॉर्टेंट क्षेत्रीय और स्थानीय लैंग्वेज होगी। पाली और प्राकृत की तुम बात करोगे, दक्षिण भारत में चारों लैंग्वेज की तुम बात कर दोगे। संस्कृत मेनली थी, क्योंकि संस्कृत एक उच्च वर्ग या ज्यादातर लोगों के समूह के द्वारा बोली जाती थी। क्लियर हो गया इतना सब कुछ। चलिए इसके बाद में कुछ पाठगत प्रश्नों को देख लिया जाए। देखो, पाठगत प्रश्न, अगर यहाँ की अप्रोच की बात करें, इस चैप्टर की अप्रोच ये कहती है कि यहां से सीधे सीधे प्रश्न होंगे कि भाई इस चीज को क्या कहा जाता था, या फिर हम ये कह सकते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, या फिर जो विषय थे वो किस पर आधारित थे, कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता था। ऐसे ऐसे प्रश्न बस यहीं से बनते हैं। तो पहला प्रश्न क्या बन सकता है? प्राचीन काल में विद्यालय किस नाम से जाने जाते थे? अरे भाई, गुरु के आश्रम में रह करके पढ़ते थे बच्चे, तो गुरुकुल कहा जाता था उसे। तो हम आसानी से आंसर मेंशन कर देंगे, इसे क्या कहते थे? गुरुकुल। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने का क्या कारण था? भाई, मौर्य काल की जब तुम बात कर रहे हो, जल मार्ग से भी व्यापार होगा। जल मार्ग से व्यापार होगा तो नक्षत्रों की जानकारी होनी चाहिए, और नक्षत्रों की जानकारी कहां से मिलेगी? वो हमें मिलेगी खगोल विज्ञान से। तो यहां पे हम सीधा सीधा मेंशन कर सकते हैं नाविकों की सहायता के लिए, या जो जल मार्ग से व्यापार करते थे उनकी सहायता के लिए खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया गया था। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, गुप्त काल में पाटलिपुत्र में अध्ययन करने वाले चीनी यात्री का नाम बताइए। अरे भाई, गुप्त काल की बात करोगे, फाहियान को याद कर लेना, पाटलिपुत्र में रह करके उसने अध्ययन किया था। क्लियर हो गया?
चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आर्यभट्टीय पुस्तक में किस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और ये तो हमने जब भी डिस्कस किया था, जब हमारा ये टॉपिक आया था गणित विषय के बारे में, यहां से हमें जानकारी मिल जाती है। तो यहां तक कि अगर तुम बात कर रहे हो प्राचीन भारत में शिक्षा पद्धति की बात कर रहे हो, तो वहां पे वैदिक युग से लेकर मौर्य, गुप्त, परवर्ती गुप्तों की बात कर ली, भाषा और विषयों की हमने बात कर ली। तो ये सारे टॉपिक मेरे हिसाब से तो आपको क्लियर हो जाने चाहिए, आसान से टॉपिक है। देखिए अगला हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत। प्राचीन के बाद में अगर मध्यकाल में हम चलते हैं और मध्यकालीन भारत में शिक्षा की बात करते हैं, तो वहां की स्थिति देख ली जाए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद की हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद केंद्रीय शासन की ओर से शिक्षा की मुस्लिम प्रणाली प्रचलित करने का प्रयास हुआ। सरकारी कार्यों में फारसी का उपयोग किया जाता था, और हमने पहले भी देखा था जब अकबर, बाबर, हुमायूं की हमने बातें करी थी पिछले चैप्टर में साहित्य वाले में, तो वहां हमने ये देखा था कि फारसी एक ऐसी लैंग्वेज थी जो किसमें काम आ रही थी, सरकारी कार्यों में, राजकार्य में। अतः हिंदुओं ने भी अवसर के अनुकूल अरबी और फारसी का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। क्यों करना प्रारंभ कर दिया भाई, सरकारी कार्य कर पाओगे अगर तुम्हें ये लैंग्वेज आती है तो ही तुम्हें सरकारी जॉब मिल पाएगी या वहां प्रशासन का हिस्सा तुम बन सकते हो। तो इसीलिए हिंदुओं ने भी अरबी और फारसी भाषाओं का अध्ययन करना प्रारंभ कर लिया था। साथ ही साथ देखिए इस्लाम के संरक्षण हेतु मकतबों व मदरसों का निर्माण करवाया गया। मकतब और मदरसे समझ में आ गए, धार्मिक शिक्षा से रिलेट पैलेसेस जो रिलेट स्थान है, इन्हें मकतब और मदरसे कहा जाता है। मकतबों में प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा धार्मिक हुआ करती थी। मदरसों में उच्च शिक्षा की प्राप्ति हेतु प्रवेश लिया जाता था। तो दोनों के दोनों टॉपिक तुम्हारे क्लियर हो गए, समझ में आ गया दोनों की दोनों बातें कि भाई मकतब क्या थे, प्रारंभिक स्तर, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मिलेगी, और मदरसों में तुम्हें उच्च शिक्षा मिलेगी। मदरसों की देखरेख शासन और उससे जुड़े लोगों के द्वारा की जाती थी। जैसे मठों की बात करी थी तो धनिक वर्ग और राज्य से जुड़े हुए लोग थे। जब मदरसों की तुम बात करोगे तो उनको देखरेख करने की व्यवस्था शासन करेगा या फिर उससे जुड़े हुए लोग करेंगे। क्लियर हो गया इतना सब कुछ। चलिए कुछ प्रसिद्ध मदरसे जैसे दिल्ली के मुइज्जी, नासिरी, फिरोजी के मदरसे, बदीर का महमूद गजनवी का मदरसा और फतेहपुर सीकरी में अबुल फजल का मदरसा, ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। वैसे पूछा नहीं जाता, बट जब तुम्हें मदरसे या हम कहें कि मध्यकालीन शिक्षा पद्धति के बारे में अगर टिप्पणी पूछता है तो तुम्हें ये सारी चीजें वहां मेंशन करनी होगी। जहां तुम दिल्ली सल्तनत से शुरू हो जाओगे, उसके बाद में तुम फारसी के बारे में बताओगे, अरबी भाषाओं को हिंदू क्यों सीख रहे थे वो चीज बताओगे, मदरसे और मकतब क्या होते हैं वो दोनों टॉपिक क्लियर करोगे, और एट लास्ट तुम्हें ये भी मेंशन करने पड़ेंगे कुछ प्रसिद्ध मदरसों के नाम भी। मदरसों में मुख्यतः कुरान आदि पढ़ने की विधियों का अध्ययन भी करवाया जाता था। कहने का मतलब ये है कि धार्मिक शिक्षा यहां दी जाती थी मकतब और मदरसों में। क्लियर। चलिए इसके बाद में आगे हम देख लेते हैं कि मध्यकालीन भारत में हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं के साहित्य में भी प्रगति हुई थी, जो केंद्रीय मुगल सत्ता के अलावा विभिन्न राज्यों में केंद्रित थे। क्यों मुगल सत्ता की बात क्यों नहीं कर रहे हम यहाँ पे, क्योंकि उनके द्वारा तो फारसी लैंग्वेज का जो प्रचार किया जा रहा था इजीली, क्योंकि सरकारी कार्यों की लैंग्वेज भी वो थी और वो चाहते थे कि इस्लाम स्टेबल हो। ठीक है। मुस्लिम शिक्षा में पारंपरिक विषय इल्तुतमिश के समय से सिकंदर लोदी के समय तक प्रभावी थे। सिकंदर लोदी के बाद पाठ्यक्रम में कौन सी चीज जोड़ दी गई, दर्शन और तर्क का समावेश भी कर लिया गया। उससे पहले ना कोई दर्शन था ना कोई तर्क शास्त्र था। क्लियर हो गया। चलो इसके बाद में देख लेते हैं, मुगल शासक शिक्षा और साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक थे, लेकिन मूल रूप से उनका ध्यान इस्लाम पर ही केंद्रित था। भाई उनका मेन मोटिव क्या था कि हमें इस्लाम को यहाँ प्रचारित करना है। हाँ ये बात अलग थी कि वो शिक्षा और साहित्य के प्रति भी बहुत ज्यादा जागरूक थे, संरक्षक देते थे, उनके दरबार में कई सारे साहित्यकार थे, कवि भी थे, पर वो मेन जो उनका मोटो था वो था इस्लाम को बढ़ावा देना। मध्यकाल में फारसी और हिंदी के संपर्क से उर्दू भाषा का उदय हो गया था। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आता है कि उर्दू जो लैंग्वेज है वो किस किस लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फारसी और हिंदी का कॉम्बिनेशन क्या निकल करके आया, उर्दू आया। संस्कृत का फारसी में अनुवाद होना भी प्रारंभ हो चुका था। अकबर ने विद्वानों को संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया था, जैसे अब्दुल फजल की तुम बात कर सकते हो, फेजी की बात कर सकते हो, रहीम की बात कर सकते हो। तो ये सारे नाम तुम वहां पे मेंशन कर दोगे जब इस पे टिप्पणी करवाता है। क्लियर हो गया। चलो इसके बाद में देख लेते हैं कुछ पाठगत प्रश्न। मकतब में किस स्तर की जो शिक्षा दी जाती थी। देखो मकतब की तुम बात कर रहे हो तो वहां पे प्रारंभिक शिक्षा मिलेगी हमें, केवल और केवल प्रारंभिक शिक्षा। क्या मिलेगी, प्रारंभिक शिक्षा।
प्रारंभिक की मिलेगी, और मदरसों में जब तुम जाओगे तो वहां उच्च शिक्षा मिलेगी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है मदरसों की देखरेख किसके द्वारा की जाती थी। देखो मठों के में भी ऐसा ही प्रश्न हमें देखने को मिला था कि उनका जो देखरेख का काम था मठों का वो कौन कर रहा है। तो मदरसों का देखरेख की बात कर रहे हो तो यहाँ पे शासन या उससे जुड़े लोगों के द्वारा ये कार्य किया जाता था। अगला प्रश्न कह रहा है मध्यकाल के प्रसिद्ध 2 मदरसों के नाम लिखिए। देखो सीधा सीधा प्रश्न डाला तो हमें वो नाम एक बार देख लेने होंगे। जैसे दिल्ली का मुइज्जी की बात करोगे, नासिरी मदरसा की बात करोगे, अबुल फजल का मदरसा की बात करोगे, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की जाएंगी। क्लियर हो गया। तो देखो बच्चों अगर अप्रोच की बात कर रहे हैं मध्यकालीन शिक्षा की, तो इस्लाम को आधार बना करके फारसी की शिक्षा दी जा रही थी, उर्दू का प्रादुर्भाव हो गया था, मदरसे और मकतब क्या है वो चीजें देखनी है, और जो संरक्षक दिए गए कवियों के नाम थे वो तुम्हें याद रखने। बस ये 4-5 चीजें अपने काम की है, बाकी सब छोड़ सकते हैं। क्लियर। चलो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आधुनिक भारत की। आधुनिक काल में अगर शिक्षा की तुम बात करोगे ना, तो देखो 1835 जब हमने साहित्य पढ़ा था उस समय तुम्हें यह समझ में आ गया था कि 1835 ईस्वी के बाद में जो साहित्यकार थे, भारतीय साहित्यकार थे, उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखना प्रारंभ कर दिया था। सरोजनी नायडू की बात कर ली थी, तारा दत्ता की हमने बात कर ली थी पिछले चैप्टर में, याद आ रही होगी ना। तो आधुनिक काल में अगर शिक्षा की तुम बात करोगे तो सबसे पहले तो ये फैक्ट पता करना होगा कि आधुनिक काल में शिक्षा पद्धति में कौन सी भाषा को महत्व दिया जा रहा था, क्यों दिया जा रहा था, और इसके जो परिणाम हो रहे थे वो क्या निकल करके सामने आ रहे थे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं एक बार इसके बारे में। देखिए 18वीं शताब्दी से हम शुरू करेंगे। तो 18वीं शताब्दी में जो शिक्षा की बात करो तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब प्रारंभिक दिनों में आई थी तो हमें भी पता है वो भारत में चुपचाप बैठ रही, व्यापार से उन्हें मतलब था, शिक्षा से उन्हें कोई मतलब नहीं था। पर जब 150 वर्षों के बाद की बात करो तुम, तो अंग्रेज व्यापार और साम्राज्य विस्तार करने में ही व्यस्त रहने लगे। फिर आता है हमारे पास में 1781 ईस्वी, जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना कर दी, और यहीं से प्रादुर्भाव मान लेते हैं हम हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली का। देखो 1781 की बात कर रहे हो, वॉरेन हेस्टिंग्स की बात कर रहे हैं, और कलकत्ता मदरसा की बात कर रहे हैं। ये चीज यही नहीं रुकती, इसके बाद में क्या हो रहा है, जब 84 आता है, 1784 की तुम बात करोगे तो विलियम जोन्स तुम्हें याद आएगा, जिसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कर दी थी। और ये चीज हमने साहित्य वाले पोर्शन में भी देखी थी, तो जाहिर सी बात है इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां हमने अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया था, भाई ये बनाया क्यों गया था, इसका उद्देश्य क्या था। देखो इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये था कि प्राचीन भारत के इतिहास, संस्कृति और साहित्य की खोज करना था। बाद में इसका नाम चेंज भी हुआ था, और वो भी तुम्हें पता होगा कि रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल इसको नाम दे दिया गया था। 1784 में जब ये स्टेबल हुआ उसके कुछ समय बाद ही इसका नाम चेंज कर दिया गया था। जब 1791 की तुम बात कर रहे हो तो वाराणसी निवासी जोनाथन डंकन ने स्थानीय हिंदुओं को अंग्रेजी तरीके से शिक्षित करने के लिए वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी कर दी थी। तो देखो 81 की बात करी, 1781 मदरसा। 1784 की तुम बात करोगे जहां तुम्हें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना देखने को मिलेगी। 1791 की तुम बात करोगे जहां पे वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय देखने को मिलेगा, जोनाथन डंकन। तो देखो यहां पे तुम्हें ये सारी डेट्स ध्यान रखनी है, कौन सी चीज स्टेबल हुई है वो ध्यान रखनी है, किसके समय हुई या किसने करवाई वो चीजें ध्यान रखनी है। बस इतना काम कर लेना, कर लोगे। चलिए लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की। उन्हीं दिनों ईसाई मिशनरियों ने प्राथमिक स्कूल खोल करके निम्न वर्गों में पश्चिमी शिक्षा को लागू करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया था, जिसका मूल मोटिव क्या था, मूल उद्देश्य था भारतीयों का मतांतरण करना, उनका धर्म परिवर्तन करना। क्लियर है। तो देखो यहां पे अगर अंग्रेजी शिक्षा की बात कर रहे हो, आधुनिक शिक्षा की तुम बात कर रहे हो, तो शुरुआत कहां से मानोगे, 1781 से। क्लियर। और उसके बाद में फिर हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे सारी चीजें। 84, 91 और ये जो ईसाई मिशनरियों द्वारा जो स्कूल्स बनाए जा रहे हैं छोटे छोटे, उनके लिए भी हम देख लेंगे। चलो इसके बाद में 19वीं शताब्दी में हम प्रवेश करते हैं। तो वहां की शिक्षा कुछ ऐसी थी कि 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक का प्रस्ताव कर दिया गया था। अब देखो ये 1 लाख रुपए किस पे खर्च करना है, शिक्षा पे खर्च करना है। तो यहां से हम देखेंगे कि प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा प्रांतों में, जो शासित प्रांत थे, अंग्रेज शासित प्रांत थे उनमें। तो देखिए डेविड हेयर ने 1820 में कलकत्ता में विश्व कॉलेज की स्थापना कर दी, और साथ ही साथ ये देखो राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर आदि ने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज
बन गया। 1833 का फिर एक्ट और आ जाता है और उस एक्ट में क्या किया जाता है कि अब जो राशि 1 लाख की गई थी उसे बढ़ा करके सालाना 10 लाख रुपए कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है यहां से फिर और बूम मिलेगा प्रचार प्रसार को। तो देखिए भारत में शिक्षा का माध्यम क्या रखा जाए, इस हेतु लोक शिक्षा की सामान्य समिति का गठन कर दिया गया कि भाई आप ये तो बताइए कि हम प्रचार प्रसार भी करेंगे, शिक्षा भी देंगे, पर इसका मीडियम क्या रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो ये समिति बनी, इसमें एक दल प्राच्य शिक्षा का समर्थक था तो दूसरा दल आंग्ल शिक्षा का समर्थक था। कहने का मतलब ये था कि प्राचीन पद्धति से शिक्षा दो, दूसरा कह रहा था नहीं अंग्रेजी भाषा से हमें शिक्षित करो। तो प्राच्य शिक्षा समर्थक भारत में संस्कृत और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन दे रहे थे, जबकि आंग्लवादी ये चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए। तो इस प्रकार से दोनों जो समिति बनी थी कि भाई लोक माध्यम में जो शिक्षा दी जाएगी वो किस माध्यम से दी जाए, उसके जो विचार थे वो डाइवर्ट हो गए। पहला कह रहा है प्राच्य होगा, दूसरा कह रहा है आंग्ल भाषा में दिया जाना चाहिए। चलो अंततः इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो लॉर्ड मैकाले को भाषा विवाद हल करने हेतु नियुक्त कर देते हैं। क्योंकि लॉर्ड मैकाले साहब आ जाते हैं और इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा द्वारा भारत में एक ऐसा वर्ग खड़ा करना चाहते थे जो रंग तथा रक्त में तो भारतीय हो, परंतु कहने का मतलब यह है कि वैचारिक प्रवृत्ति से वो अंग्रेज बन जाए। और ऐसा क्यों? क्योंकि इससे क्या रहेगा कि इजीली उन्हें शासन करने में परेशानी भी नहीं होगी और उन्हें सहयोग भी मिलता रहेगा। देखो 1835 में बेंटिंग ने अंग्रेजी भाषा को ही प्रशासन व उच्च शिक्षा का आधार बना दिया और यहीं से हमारी अंग्रेजी भाषा की शुरुआत मान लो तुम। तो क्लियर हो गई। चलो तो लॉर्ड मैकाले साहब आ गए और बेंटिंग ने काम कर दिया। 1835 ईस्वी में बेंटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव डाल दी और फिर 1844 की बात भी हमने करी भी थी पहले भी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने यह तय किया कि जो भारतीय अंग्रेजी में शिक्षित होंगे केवल उन्हें ही हम रोजगार देंगे। तो जाहिर सी बात है अब अगर आपको रोजगार चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। देखो मुगल काल दिल्ली सल्तनत की जब हमने बात करी थी तो वहां अगर रोजगार चाह रहा है तो आपको अरबी और फारसी सीखनी पड़ रही है। और अगर अब यहाँ आधुनिक भारत में तुम आ गए 1844 के टाइम में तुम आ रहे हो तो यहाँ पे अगर तुम्हें रोजगार चाहिए तो तुम्हें क्या सीखना पड़ेगा, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी भाई। और 1847 ईस्वी में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भी कर दी गई। बच्चों देखो यहाँ पे जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है, डेट्स हैं, तो वो तुम्हें ध्यान रखनी है। एक जो पर्टिकुलर पर्संस की बात करें, जैसे लॉर्ड मैकाले की बात करें जिन्हें वो विवाद सॉल्व करने के लिए रखा गया, बेंटिंग की तुम बात कर रहे हो, तो इन सबको तुम्हें जरूर से जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वन लाइनर क्वेश्चन है तो सीधा सीधा एक एक लाइन में मिलेंगे और अगर टिप्पणात्मक प्रश्न मिल गया यहाँ से तुम्हें तो ये सारी की सारी डिटेल्स तुम्हें मेंशन करनी ही होंगी। चलो देखिए इसके बाद में अगर 1854 में बात करें हम, जब सर चार्ल्स वुड आए तो उनके नेतृत्व में या उनकी अध्यक्षता में कुछ सिफारिशें लिखी गई। जैसे अगर सिफारिशों की बात करें तो सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान एवं साहित्य का प्रसार करे। उच्च शिक्षा की अगर तुम बात कर रहे हो तो उसका माध्यम क्या रखा जाएगा, अंग्रेजी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ प्रस्ताव निकल करके आ रहे हैं। गांवों में देशी भाषा की प्राथमिक पाठशाला स्थापित की जाए। कलकत्ता जिसे कोलकाता, बंबई जिसे मुंबई और मद्रास जिसे चेन्नई के नाम से जानते हैं वहां भी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। साथ ही साथ महिलाओं की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अध्यापकों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान बना दिया जाना चाहिए और निजी संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये समझ पा रहे हैं कि सर चार्ल्स वुड के द्वारा 1854 में जो सिफारिशें की गई थी वो कुछ हद तक अंग्रेजी शिक्षा को या हमारी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसको मोटिव कर रही थी। जैसे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा होनी चाहिए, स्थानीय विद्यालय लोकल लैंग्वेज में होने चाहिए, है ना, विश्वविद्यालय स्थापित करने थे, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना था। तो ये सारी चीजें यहाँ से निकल करके सामने आती है। तो इसी आधार पे 1857 में मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। हंटर शिक्षा आयोग जो कि 1882 से 1883 के मध्य था बच्चों, इसमें सुझाव पर 1882 में पंजाब और 1887 में इलाहाबाद में विश्वविद्यालय स्थापित हो गए। आगे चल करके 1901 आ जाता है जो कर्जन ने समस्त विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को एक सम्मेलन करके शिमला में बुला लिया था। तो वहां से हम देखते हैं कि धीरे धीरे रुझान आएंगे और ये जो चीजें हैं वो डेवलप होकर आ जाएंगे। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हो जाएगा। कॉलेजों के निरीक्षण के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए समितियां बनाई जाएंगी, कई सारे प्रस्ताव किए जाएंगे। फिर 1910 आ जाएगा जब हमारा भारत सरकार ने शिक्षा विभाग की स्थापना करने का निर्णय कर लिया था और हमारा जो शिक्षा विभाग है वो स्थापित हो जाएगा। औपनिवेशिक शासन में लोक शिक्षा की घोर उपेक्षा कर दी गई थी। कहने का मतलब ये था कि जो हमारा प्राच्य विद्या वाला ज्ञान था उसे नेग्लेक्ट कर दिया गया था और आंग्लवादी जो विचारधारा वाले थे वो हम पर हावी हो गए थे। तो ये एक पूरी प्रोसीजर है जो कि हम देखें तो अगर 1721
1981 की तुम बात करो वहां से स्टार्ट हो रही है और 1910 तक तुम्हें मेंशन करनी पड़ेगी अगर तुम आधुनिक काल में शिक्षा पर टिप्पणी लिख रहे हो तो। ये सारे पॉइंट्स वहां क्लियर करने होंगे। क्लियर हो गया? चलिए इसके साथ साथ देखिए एक ऐसे शहरी शिक्षित तबके का निर्माण किया गया जिससे शासक और शासित के बीच एक बिचौलिए की भूमिका निभ सके। कहने का मतलब ऐसा है कि हमें जो वही चीज चाहिए जो कैसे हो, रंग और शरीर से तो भारतीय हो परंतु वो मन से विचारों से अंग्रेज बन जाएं। तो ऐसी शिक्षा पद्धति स्टार्ट हो गई थी। क्लियर हो गया ये सब चीजें? चलिए अब देख लेते हैं अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रभाव पड़ा वो क्या था। देखो अगर अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव की तुम बात करोगे ना तो धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि जो काम करने का तरीका था अंग्रेजों का या उन्हें जो मजदूर चाहिए थे, वर्कर्स चाहिए थे, वो अब इजीली मिल जाएंगे। तो देखो अंग्रेजों ने स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित किया क्योंकि उन्हें प्रशासनिक कार्यालयों में क्लर्कों और कार्मिकों की आवश्यकता थी। इससे भारत में शिक्षितों की एक नई पीढ़ी का, एक नई श्रेणी का जन्म हो जाता है और ईसाई मिशनरियों ने भारत में अधिक से अधिक विद्यालय खोलने का प्रारंभ किया जहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। परंतु अगर ईसाइयों की तुम बात कर रहे हो बच्चों तो इनका मेन मोटिव क्या था? मतांतरण मोटिव था कि भाई धर्म परिवर्तन करवाना है। क्लियर? अंग्रेजी पढ़ाने का यह सिलसिला किसी न किसी रूप में आज भी जारी है। तुम भी देख रहे हो, तुम भी पढ़ रहे हो ना। बहुत से भारतीयों ने अपने बच्चों को इन विद्यालयों में भेजा ताकि उन्हें सरकारी कार्यालयों में नौकरी मिल सके। और याद ही है तुम्हें तो भाई 41 की बात जब हमने करी थी तो साफ साफ नोटिस आ गया था ना कि भाई रोजगार चाहिए तो अंग्रेजी सीखनी होगी। और भारत के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाओं में काम में लेते हैं और ये तो हमें पता ही है भाई कोई कहाँ की कौन सी लैंग्वेज बोलता है, कौन कौन सी बोलता है। परंतु अगर नौकरी चाहिए कार्यालयों में तो कौन सी भाषा सीखनी पड़ेगी? तो हमें अंग्रेजी सीखनी ही पड़ेगी। क्लियर? तो ये थी हमारी आधुनिक जो काल की शिक्षा पद्धति जिसके बारे में हमने चर्चा ही कर ली। इसके साथ साथ देखिए कोई भाषा ऐसी नहीं थी जिसे सभी समझते हो। इससे अंग्रेजी भाषा पूरे देश में प्रचलित हो गई। कहने का मतलब अगर आप बंगाल में जा रहे हो, आपको बांग्ला नहीं आ रही और आपको इंग्लिश आ रही है तो आप वहां पे आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते थे। तो ये एक ऐसी पॉपुलर लैंग्वेज बन गई थी जो हमें पूरे देश में कहीं भी जाने में समस्या नहीं होती थी। वहां हम आराम से इसमें बातचीत कर सकते थे। अंग्रेजी पुस्तकें और समाचार पत्र विदेशों से भी यहाँ आने लगे। बहुत कम शिक्षित भारतीय थे जो अंग्रेजी राज्य से छुटकारा पाने का विचार करते थे। कहने का मतलब वो वैचारिक रूप से अंग्रेज बन गए थे। हो गया इतना सब कुछ क्लियर? तो चलिए अब कुछ पाठगत प्रश्नों को देखा जाए। देखिए पाठगत प्रश्नों की तुम बात करो तो पहला प्रश्न कह रहा है कि वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जोनाथन डंकन की तुम बात कर लोगे, इनके द्वारा वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना कर दी गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1835। देखो सीधी सीधी बात मैंने कहा था जब हमने टॉपिक किया था कि भाई या तो डेट्स का पूछेगा या फिर उनको क्रिएशन करने वाले का नाम पूछेगा। तो वैसे ही कुछ प्रश्न बन रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 1901 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालयों के अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ हुआ, आयोजित किया गया था? कर्जन ने किया था ना, और ये किया था शिमला। जब सबको शिमला बुला लिया था तो हम आंसर मेंशन कर देंगे शिमला। क्लियर हो गया इतना सब कुछ? तो चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्ट 1 जहां हमने ये समझ बनाने की कोशिश की कि भारत में जो शिक्षा थी उसके तीनों स्वरूप कैसे थे। प्राचीन काल में हमने शिक्षा को देखा, मध्यकालीन जो पोर्शन आया उसमें हमने शिक्षा की स्थिति को समझा जब सल्तनत की बातें हमने करी, और अंत में हमने आधुनिक काल में शिक्षा के स्वरूप को समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं ये तीनों पोर्शन हमने अच्छे से कवर कर लिए होंगे और इसी आशा के साथ कि हमने सारे संभावित और सभी पाठगत प्रश्नों को भी हल कर लिया होगा और इस टॉपिक में किसी प्रकार की अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले पार्ट में मिलूंगा आपके साथ में जहां हम चर्चाएं करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर और साथ ही साथ शिक्षा के अन्य स्वरूपों पर भी। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में।